वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लेविस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बहुत सारे जो एटम्स हैं वो आपस में मिलके बॉन्ड बनाते हैं। ये बॉन्ड कई तरीके के हो सकते हैं। मेजरली अगर हम बात करें तो आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। लेकिन जो बॉन्ड बनते हैं इनको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो सबसे पहले हम एक साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे लेविस। इन्होंने इसको बताया और काफ़ी लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया और इनिशियल स्टडीज़ में इसको जो है बहुत यूज़ किया गया और इवन आज भी हम इसको यूज़ करते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि इन्होंने जो है कोवेलेंट थ्योरी ऑफ बॉन्ड्स दिया था, जहाँ पर लेविस डॉट स्ट्रक्चर को इन्होंने समझाने की कोशिश की थी। वो बाद में रिप्लेस हो गई वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से, या फिर बैलेंस बॉन्ड, या फिर आज की डेट में जो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं। लेकिन क्योंकि बहुत बेसिक फंडामेंटल जो है रिप्रेजेंटेशन का तरीका इन्होंने दिया था, तो इन्होंने ये जो थ्योरी दी थी ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर दी थी। ध्यान रखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न होता है कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पर दी जाती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ये थ्योरी नहीं है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर है। तो इसका सीधा सीधा प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऐसा समझिए आप कि जितने इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में होंगे, आपको वो सारे इलेक्ट्रॉन उस एटम के इर्द गिर्द रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। अभी हम देखेंगे डिटेल में लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या करता है और कैसे इसको बनाते हैं। पहला वीडियो है इस सीरीज़ का। ये सीरीज़ का नाम है केमिस्ट्री फॉर यू। मेरा नाम है अनीश कुमार और ये कोर्स हमने लॉन्च किया है आईआईटी जेईई और नीट के स्टूडेंट्स के लिए, जो फाउंडेशन जो है जो अपनी स्ट्रांग करना चाहते हैं उनके लिए ये कोर्स बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसी सीरीज़ में हम 2 और वीडियो लेके आएंगे। आज की वीडियो में हम केवल और केवल बात करेंगे लेविस स्ट्रक्चर एटम्स के और आयंस के। बाद में हम बात करेंगे लेविस स्ट्रक्चर कैसे हम बॉन्डेड एटम्स के बनाते हैं, जैसे आप आयनिक बॉन्डेड एटम्स के बना लीजिए या फिर आप कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स के बना लीजिए, जहाँ फिर और भी थ्योरीज निकल के आएंगी। तो चलिए बेसिक आज हम शुरू करते हैं लेविस और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलिए, तो सबसे पहली चीज़, साइंटिस्ट थे, इनका नाम था जी.एन. लेविस, अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो है इसको इम्प्लीमेंट किया या इन्होंने लोगों को बताया। हालांकि इसके बाद में एक और साइंटिस्ट था लैंगमुयर। तो लैंगमुयर ने क्या किया, लेविस थ्योरी में कुछ हल्की फुल्की कमियां थी, उसको इन्होंने और ज़्यादा रिफाइन किया। तो आज जो हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं या लेविस थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं, उसमें लैंगमुयर साइंटिस्ट थे, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि सबसे बेसिक या जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो लेविस ने दी थी। तो आज भी इसको पॉपुलरली हम लेविस थ्योरी ही जानते हैं। यहाँ पर लेविस थ्योरी में क्या किया था, क्या इन्होंने बताया था, कोई भी एटम है, मान लेते हैं ए, कोई भी एटम है हमारे पास ए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस एटम के आसपास हम क्या करेंगे, डॉट से शो करेंगे। ये डॉट से हम या तो हम डॉट से शो कर सकते हैं या इस एटम के आसपास हम क्रॉस लगा के शो करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये जो डॉट है ये क्या शो करता है, इलेक्ट्रॉन। एक डॉट का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन, या फिर एक क्रॉस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन। तो आप चाहे क्रॉस बना के इसको शो कीजिए, चाहे आप इलेक्ट्रॉन बना के शो कीजिए, डॉट बना के शो कीजिए। जहाँ पर डॉट बना रहता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और जहाँ पर क्रॉस बना रहता है, मतलब जहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन को क्रॉस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, वो होता है क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर, या राइट। तो यहाँ पर अब तो ये बात हो गई रिप्रेजेंटेशन का तरीका, और ये बहुत खास है, मैंने अभी बताया, फिर रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किए जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं किए जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए, इसी बेसिस पर जो वैलेंसीज हैं, देखिए वैलेंसीज अलग होती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग है। जैसे इसको बहुत अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, जैसे नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो ये हो जाता है 2 और 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, पहली शेल इसकी है K, दूसरी शेल इसकी है L,
तो एल शेल में यही इसके लिए ये आउटर मोस्ट शेल हो जाएगी, या इसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जितने इलेक्ट्रॉन इसके पास रिक्वायरमेंट और है, अब देखिए रिक्वायरमेंट दो तरीके की हो सकती है, रिक्वायरमेंट लेना भी हो सकता है और रिक्वायरमेंट लूज करना भी हो सकता है। तो जितनी इलेक्ट्रॉन लूज करना या जितना इलेक्ट्रॉन गेन करने की रिक्वायरमेंट है वो वैलेंसीज हो जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 है, लेकिन अगर मैं वैलेंसी की बात करूँ तो ये हो जाएगा 8 - 5, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3 और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हो जाएंगे 5। रिप्रेजेंट क्या करेंगे लेविस स्ट्रक्चर में, हम इस 5 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर मेरे पास नाइट्रोजन है, अगर मुझे इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ क्या कर देते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये रिप्रेजेंटेशन आप डॉट बना के कीजिए चाहे क्रॉस बना के कीजिए, इससे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी कभी स्टूडेंट पूछते हैं सर कभी कभी आप डॉट बना देते हैं, कभी क्रॉस बना देते हैं, इसको हम क्या बनाएं, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो दिल करे वो बनाइए। कॉमन वैलेंसीज नॉर्मली क्या होती हैं, जो एटम्स होते हैं वो या तो मोनोवैलेंट होते हैं, बाईवैलेंट होते हैं, ट्राईवैलेंट या टेट्रावैलेंट। अभी हम आगे फर्दर देखेंगे, उसमें हम सब सीखेंगे कि मोनो और बाई, ट्राई और टेट्रा क्या होते हैं। चलिए एक बार थोड़ा सा आप क्विकली देख लीजिए कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन टेबल है, जिसमें ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में हमारे जितने भी एलिमेंट्स आज तक खोजे गए हैं वो सारे यहाँ पर रखे गए हैं। ये जो एलिमेंट्स खोजे गए हैं ये सारे एलिमेंट्स, ऐसा नहीं है कि ये सारे नेचुरली करेंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें सिंथेटिक भी हैं, आर्टिफिशियल भी हैं। तो आगे चल के जब आप 11th और 12th में फर्दर डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि बहुत से एलिमेंट ऐसे हैं जो सिंथेटिकली मेड हैं या मैन मेड भी हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक क्विक फटाफट से समझते हैं। हमारे पास आज की डेट में पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप 1 ये है, ग्रुप 2 ये है, ऐसे चल के आप लास्ट में पहुँचेंगे तो 18 में आपको 18th ग्रुप मिलेगा, जहाँ पर आपको हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन मिल जाएगा। इस 18th को हम क्या बोलते हैं, नोबल गैस। देखिए इसका बहुत बड़ा रोल है, अभी हम देखेंगे कि जो भी ऑक्टेट कंप्लीट होती है वहाँ पर सारे एटम क्या करेंगे, अपनी ऑक्टेट को इस तरीके से कंप्लीट करेंगे कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि नोबल गैस जो होती हैं वो स्टेबल होती हैं, ये मोनो एटॉमिक गैसेज होती हैं। मोनो एटॉमिक का मतलब है कि ये सिंगल एक एटम में भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, ये मॉलिक्यूल बनाने की इनको ज़रूरत नहीं होती है। मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनाएंगी, देखिए मॉलिक्यूल बनाते हैं ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, अपनी एनर्जी को मिनिमाइज़ करने के लिए। लेकिन क्योंकि नोबल गैसेस के केस में इनकी ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है तो इनको कुछ भी किसी से ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है ना ही इलेक्ट्रॉन इनको देने की ज़रूरत है। तो क्या नोबल गैस की कोई वैलेंसी होती है, नहीं। वैलेंसी अगर वैसे न्यूमेरिकल फिगर में आप बात करेंगे तो वैलेंसी 0 है, मतलब ना कुछ चाहिए ना कुछ लेना है ना देना है। अदरवाइज वैलेंसी का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। हीलियम के केस में देखें, अगर हम हीलियम को चेक करें, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 हो जाएगी। नियॉन के केस में बात करें 10 होगी तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 8 हो जाएगी। मैजिक नंबर हमको पता है क्या होता है, हमारे पास शेल है KLMN, तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, M शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, N शेल में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो होगा क्या यहाँ पर, देखिए नियॉन के केस में 10 है तो K शेल में 2 है, L शेल में 8 है, तो इसका मतलब इसकी ऑक्टेट पूरी तरीके से या इसके शेल में जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने पूरे हैं। इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन आपको पीरियोडिक टेबल में और कहीं देखने को नहीं मिलेगी एक्सेप्ट 18th ग्रुप। चलिए, तो वर्टिकल जो होते हैं ये ग्रुप्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल जो होते हैं पीरियड्स होते हैं। तो हम ज़्यादा नहीं पीरियड 1, 2 और 3 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इनके एटम्स और इनके आयंस की हम जो है कुछ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेंगे। शुरू करते हैं पीरियड 1 से। तो पीरियड 1 में देखिए क्या है, हमारे पास 2 ही एलिमेंट रहते हैं। देखिए मैं बार बार ऑक्टेट बोलता हूँ, ये आदत में आ जाता है, बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे ही ऑक्टेट बोला करते हैं।
देखिए ऑक्ट का मतलब होता है 8। तो जनरली हम जब पढ़ाते हैं, हम जब बात करते हैं किसी स्टूडेंट से, तो हम इतनी बार ऑक्टेट ऑक्टेट बोलते रहते हैं, तो वो हम हर चीज़ के लिए ऑक्टेट ही बोलने लग जाते हैं। लेकिन एक्चुअली मैं आपको बताऊं, हीलियम के केस में क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पर इसके 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में आ गए हैं, इसके पास कोई एल शेल नहीं है। ऑक्ट का मतलब होता है 8, ऑक्ट का मतलब होता है 8। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट है, इसको बोलते हैं ड्यूप्लेट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑक्टेट अगर कोई बोल भी रहा है तो आप उसको ड्यूप्लेट से समझिएगा, ऑक्टेट का मतलब होता है 8। चलिए इसको यहाँ पर हम वापस शुरू करते हैं इसी चीज़ को हमने जहाँ छोड़ा था। हाइड्रोजन के केस में देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1। अगर हम हीलियम की बात करें, एटॉमिक नंबर है 2, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हाइड्रोजन में? एक ही इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है, तो यही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन के ऊपर आप क्या करते हैं, या तो डॉट बना के रिप्रेजेंट कर दीजिए, या फिर हाइड्रोजन के ऊपर एक क्रॉस बना के रिप्रेजेंट कर दीजिए, यही इसका लेविस स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाता है। और हीलियम के केस में बात करें तो हीलियम का आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। तो इस तरीके से हीलियम आप रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक और ख़ास बात यहाँ बताता हूँ हाइड्रोजन की, बहुत सारे स्टूडेंट को कई बार कन्फ्यूजन भी रहता है, इवन 11th-12th के स्टूडेंट को पता होगा कि कई बार क्या होता है, हम बोलते हैं प्रोटॉन आया, प्रोटॉन आया, प्रोटॉन का रिएक्शन हो गया, प्रोटीनेशन हो गया, बहुत सारे वर्ड प्रोटॉन को लेके होते हैं। तो यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ आपको, देखिए हाइड्रोजन जो है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, अगर हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसके ऊपर चार्ज आ जाता है H+। अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन कहीं से बाहर से ले लेता है तो इसके ऊपर चार्ज आ जाता है माइनस का, ठीक। तो हाइड्रोजन क्या करता है, 2 आयन बनाता है, एक H+ बनाता है, एक H- बनाता है। और जो एटॉमिक नंबर है, ये जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर हमें क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसका मतलब जो हाइड्रोजन का एटम है, इसके न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं? 1 है। और इसके आउटर मोस्ट शेल में मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए यहाँ पर क्या करता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाता है बाहर, तो जैसे ही ये बाहर जाएगा मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, लूज कर रहा है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल गया, ये क्या बन गया, H+। जब H+ बन जाएगा तो इसकी जो ये वाली जो शेल है, K वाली शेल है, ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो शेल का कोई रोल ही नहीं है। तो यहाँ पर केवल और केवल जो H+ होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। तो H+ में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, इसीलिए H+ को हम क्या बोल देते हैं, प्रोटॉन भी बोल देते हैं। देखिए न्यूक्लियस से आप कभी भी इतनी एनर्जी सप्लाई नहीं कर सकते हैं कि किसी भी एटम के सारे इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल दें और प्रोटॉन केवल बचा रह सके, ये लगभग इम्पॉसिबल है। तो प्रोटॉन जो है, हम न्यूक्लियस से कभी भी एक प्रोटॉन नहीं निकाल सकते हैं। हमने क्या किया है, ये एक रिलेटिव या एक ऐसा समझ लीजिए कि नोटेशनल वैल्यू है या नोटेशनल अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन से जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा तो क्योंकि उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बचा है तो वो हम उसको बोल देते हैं कि दिस इज 1 प्रोटॉन, ठीक। अब यहाँ पर H- के केस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसकी शेल में आ जाएगा, इसकी ऑक्टेट हो जाएगी कंप्लीट। तो ये ध्यान रखिएगा, H+ को ही हम प्रोटॉन बोला करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हाइड्रोजन और हीलियम लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी हो गया है। आगे आते हैं हम लोग सेकेंड पीरियड पर। सेकेंड पीरियड पर जो हमारे पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। लिथियम के केस में चलते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 और 1। तो लिथियम को जब मुझे रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या होगा, इसके आउटर मोस्ट में या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो एक क्रॉस बना देंगे, आप डॉट चाहे तो आप डॉट बना लीजिए।
बेरिलियम के केस में 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये हो जाएगा 2 और 2, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, बेरिलियम के बाहर आप 2 क्रॉस या 2 डॉट बना देंगे। इसी तरीके से बोरोन के केस में जो हो जाएगा 5 एटॉमिक नंबर है, ये हो जाएगा 2 और 3 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और बोरोन के केस में जो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आप 3 डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट कर देंगे। यही इनके लेविस डॉट स्ट्रक्चर है या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। कार्बन के केस में 6 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 6 हो जाएगी, 1 2 3 और 4। कार्बन के केस में 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ समझते हैं मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट और टेट्रावैलेंट क्या होते हैं। देखिए मोनोवैलेंट का मतलब है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन या तो एक्सेस में है और या एक इलेक्ट्रॉन की इसको रिक्वायरमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है, डेफिशिएंट है। लिथियम के केस में देखेंगे, देखिए ये के शेल हो गई है, एल शेल हो गई है, तो लिथियम के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए लिथियम को अगर ऑक्टेट कन्फिग्रेशन को कंप्लीट करना है या उस स्टेबल कन्फिग्रेशन को अचीव करना है तो इसके पास 2 रास्ते हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। तो अब ये एक बेसिक सा एक जजमेंट है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज़्यादा फायदे का सौदा है एज कंपेयर टू 7 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना। अब बात आती है कि सर क्यों नहीं कर सकता, अगर कोई देने को तैयार है तो बिल्कुल करेगा। एक वीडियो मैंने डाली है जहाँ पर मैंने एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एंटर करता है किसी दूसरे एटम के आउटर मोस्ट शेल में तो उस एटम को कुछ अपनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है। तो अगर 7 इलेक्ट्रॉन एक एक करके लिथियम की शेल में एंटर करते जाएंगे तो उसको 7 बार एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी। उस एनर्जी को रिलीज करने के लिए उसके पास इतनी एनर्जी होनी भी चाहिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए, तो एनर्जी रिलीज करना बार बार इट इज़ क्वाइट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इससे बेहतर ये होता है कि हम एक इलेक्ट्रॉन को क्या करें, रिलीज कर दें। और ध्यान रखिएगा एक इलेक्ट्रॉन को जब रिलीज करते हैं तो एनर्जी इसको क्या होती है, एब्जॉर्ब होता है। ठीक, तो लिथियम जो है ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना इसके लिए ज़्यादा बेनिफिट है बजाय 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। ये कैसा हो गया, लिथियम मोनोवैलेंट हो गया। तो मोनोवैलेंट केवल ऐसा नहीं है कि एक की रिक्वायरमेंट है, आप एक लूज करके अगर ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं तो भी आपको मोनोवैलेंट ही कहा जाएगा। बेरिलियम के केस में आपके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, आप क्या करेंगे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दें या आप 6 इलेक्ट्रॉन का वेट करें उनके आने का। जब 6 इलेक्ट्रॉन आपके ऑक्टेट में आएंगे तब कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर भी बेरिलियम जो है इनको लूज करना ज़्यादा अच्छा समझता है बजाय इनको 6 इलेक्ट्रॉन का इंतज़ार करना और उसको एक्सेप्ट करना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका बाईवैलेंट। बोरॉन के केस में आप देखेंगे आउटर मोस्ट में 3 है, तो ये बोरॉन क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है, लूज कर देता है। तो ये आ जाता है आपके पास ट्राईवैलेंट। और कार्बन के केस में बहुत ही स्पेशल और यूनिक एलिमेंट है कार्बन। कार्बन को कितने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8 चाहिए, 4 इसके पास खुद हैं। तो ये 2 तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे तो ये C-4 चार्ज एक्वायर कर ले, और या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। जब ये एक्सेप्ट करेगा तो ये आपके अपने ऊपर -4 चार्ज ले आएगा। तो क्योंकि अच्छा कार्बन जो है क्योंकि इसका साइज छोटा है, इसकी वजह से इसका जो न्यूक्लियस इफेक्ट है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है बहुत अच्छा है। ठीक, इसकी वजह से क्या होता है, कार्बन एक डोमिनेंट पोजीशन में रहता है। और कार्बन क्या करता है कि किसी को ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करता है। अब इस केस में कार्बन जो है वो क्या करता है, शेयरिंग करता है, ना कि लूज या गेन करता है। देखिए जब भी कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा तो वो आयनिक कंपाउंड बनाने की तरफ मूव करेगा। जब भी कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन को गेन और लूज ना करने की बजाय शेयर करेगा तो वो कोवैलेंट बॉन्ड की तरफ जाएगा। तो कार्बन का यही एक नेचर है, और इसी वजह से कार्बन क्या करता है, ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना ही गेन करता है अपने स्मॉल साइज की वजह से। और इसकी जो वैलेंसी होती है इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट
और यहाँ पर ये जो टेट्रावैलेंट नेचर है, इसको ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने ये क्या करेगा, हमेशा शेयर करेगा, जिसकी वजह से कार्बन जो है वो हमेशा क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। सो कार्बन जो है बहुत ही वर्सेटाइल नेचर का एलिमेंट है, केवल और केवल अपनी साइज की वजह से और टेट्रावैलेंट होने की वजह से। इसी तरीके से आगे देखते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन देख लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो ये हो जाएगा 2 और 5, आउटर मोस्ट में 5, मैं इन तीनों को एक साथ ही बता देता हूँ। ऑक्सीजन 8, तो ये हो जाएगा 2 और 6, फ्लोरीन हो गया 9, तो ये हो जाएगा 2 और 7, और नियॉन हो गया 10, ये हो जाएगा 2 और 8। अब देखिए नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन लूज ना करने की बजाय 3 इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा। ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर से लेना पसंद करता है, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहे हैं, इसका मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो नाइट्रोजन कैसा हो जाएगा, ट्राइवैलेंट हो जाएगा, ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, बाइवैलेंट हो जाएगा, और फ्लोरीन कैसा हो जाएगा, क्योंकि इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये हो जाएगा मोनोवैलेंट, ठीक। अच्छा, नियॉन के केस में एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 और 8 आएगा, तो शेल पूरी तरीके से कंप्लीट है, तो ना तो ये लेगा ना देगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0, ये कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। यही कारण है कि नोबल गैस मोनो एटॉमिक गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। चलिए, अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो बोरॉन के केस में आप क्या करेंगे, 3 इस तरीके से डॉट बना लेंगे, कार्बन के केस में 4 डॉट इस तरीके से बना लेंगे, नाइट्रोजन के केस में 5 डॉट बनाएंगे। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि रिक्वायरमेंट या जो वैलेंसीज होती है उनको नहीं करते हैं। चलिए आगे आते हैं हम थर्ड पीरियड पर। सोडियम के केस में तो ये हो जाएगा सोडियम 11, इसी तरीके से हो जाएगा 281, तो सोडियम का हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, यही इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो जाता है। मैग्नीशियम के केस में 12, तो 12 होगा तो 2 बचेंगे, बाईवैलेंट होगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। एल्यूमिनियम का हो जाएगा Al, तो ये हो जाएगा 2, 8 और 3, तो ये हो जाएगा 2, 3, ठीक। अब यहाँ पर एक अलग सा एक चीज़ डिस्कस करते हैं, देखिएगा। सोडियम का अगर मैं देखूं, ये रहा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर मैं Na+ का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं, आयंस का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है, अगर मैं Na+ का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, Na+ का मतलब होता है प्लस चार्ज आता है जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, +1 चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, +2 चार्ज है 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस करता है अपनी शेल से, तो ये Na+ चार्ज बनाता है। अगर मैं इसको देखूं, यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ वापस चलेगा, इसने लूज कर दिया, इसका हो गया जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी शेल पर हो गए वो हो गया 10। तो Na+ का जो एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका ये 10 हो जाता है, तो ये हो जाएगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8। और अगर आप Na+ का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो अब इस समय Na+ में 8 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है आउटर मोस्ट शेल पे, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से इसके चारों तरफ 8 क्रॉसेस बनाएंगे, तो ये हो गया Na+ का स्ट्रक्चर। इसी तरीके से अगर आप एल्यूमिनियम 3+ का बनाना चाहें, Al3+ का, तो एल्यूमिनियम के केस में इसका एटॉमिक नंबर है 13, 2, 2, 8 और 3, और यहाँ पर Al3+ का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा, तो 13 ये है, 13 में से 3 चले गए, तो Al3 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 10, तो ये हो जाएगा 2 और 8। अगर आप एल्यूमिनियम 3+ का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसके बाहर आप क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन बना देंगे। इसी तरीके से आप क्या है, सिलिकॉन का बना सकते हैं, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन का भी बना सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट और टेट्रा और ट्राईवैलेंट कौन कौन से एटम्स होते हैं हमारे। चलिए अब इसी वीडियो को हम यहाँ ख़त्म करते हैं और इसी को हम कंटिन्यू करते हैं, तो जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा इसी का एक और फर्दर एडवांस
वर्जन होगा, हम एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे इसी लिविस स्ट्रक्चर को लेते हुए। तो हम बस एक इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर साइंटिस्ट थे जीवन लिविस। देखिए ये जो थ्योरी आई थी, एक थ्योरी आप पढ़ेंगे ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का सिंपल सा मतलब क्या है कि ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना है बाय हुक और क्रुक, या तो लूज करे या गेन करे या शेयर करे, कुछ भी करे। तो ये जो थ्योरी जो प्रिंसिपल दिया ये आया है हमारे पास जीवन लुइस, जो कि इन्होंने बेसिक फाउंडेशन यहाँ इसके बारे में बताई थी। इसके बाद एक और साइंटिस्ट डब्ल्यू क्वेसल, इन दोनों लोगों ने मिलकर 1916 में एक आप ये कहिए कि थ्योरी दी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो इन्होंने ये बताया कि केमिकल बॉन्डिंग अगर किसी भी एटम्स में होनी है, किसी दो एटम में केमिकल बॉन्डिंग होनी है, तो मेन पर्पस क्या होना चाहिए, एटम जो है वो दोनों एटम का मेन पर्पस होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या ऑक्टेट कंप्लीट करना। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के साथ साथ वो जब बॉन्ड बने तो वो सस्टेनेबल और मोस्ट स्टेबल स्टेट को अचीव करे या मिनिमम एनर्जी स्टेट को अचीव करे। देखिए एनर्जी मिनिमम होगी तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, अगर एनर्जी मैक्सिमाइज हो जाएगी तो स्टेबिलिटी मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने इस थ्योरी ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या बताया, एटम्स अचीव द स्टेबल ऑक्टेट। एटम क्या करेंगे, स्टेबल ऑक्टेट को अचीव करेंगे, कब करेंगे, व्हेन दे आर लिंक्ड विद केमिकल बॉन्ड्स। ये बोल रहे हैं कि एटम जो है स्टेबल ऑक्टेट को अचीव तभी करेंगे जब वो बॉन्ड के साथ जुड़े होंगे। बॉन्ड के साथ जुड़ना ये अपने से भी जुड़ सकते हैं, मतलब हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से भी जुड़ सकता है, ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है। अगर सेम टाइप के एटम्स मिलके कोई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना, तो वो हो जाता है आपका होमो एटॉमिक या होमो न्यूक्लियर बॉन्ड्स। और अगर ये दोनों अलग हो जाते हैं तो ये हो जाते हैं आपके हेट्रो एटॉमिक बॉन्ड्स। ठीक है ना, तो सिंपल इन्होंने क्या बताया, इनकी थ्योरी ऑफ केमिकल कॉम्पाउंडिंग क्या थी कि भाई कोई भी एटम है स्टेबल ऑक्टेट इसको अचीव करनी है तो ये बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे, और बॉन्डिंग क्रिएट करने का मेन पर्पस होना चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करना और स्टेबिलिटी अचीव करना। अब ये जो बॉन्ड बनेगा ये दो तरीके से बन सकता है, बाई ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाई शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब करेंगे, किसी में ट्रांसफर होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। अगर शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। और यही दो वीडियो लिविस थ्योरी के, तो लिविस ने क्या थ्योरी दी कोवैलेंट बॉन्ड को लेके, क्या थ्योरी दी आयनिक बॉन्ड को लेके, या कैसे आयनिक बॉन्ड का हम लिविस स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे कोवैलेंट बॉन्ड्स का हम लिविस स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो हम अगले वीडियोस में देखेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अच्छे से पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए। आई होप ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी, वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।